Hi, good morning, my dear student. Today we are going to start your class 11th history, chapter 11, Path to Modernization. Today we are going to discuss the topic establishing the republic. My dear, the Manchu Empire was overthrown and the republic established in 1911 under Sun Yat-sen, 1866 to 1925, who is unanimously regarded as the former of modern China. He came from a poor family and studied in the missionary school where he was introduced to democracy and Christianity. He studied medicine but was greatly concerned about the fate of China. His program was called the Three Principles Sun, Min, Chui. These were nationalism. This meant overthrowing the Manchu, who were seen as a foreign dynasty, as well as other foreign imperialist democracy for establishing democratic government, and socialism regulating capital and equalizing landholders. My dear, 1911 के बाद मांचू डायनेस्टी का पतन हुआ। सन यात सेन के नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई चीन में, और सन यात सेन चीन के आधुनिक चीन के संस्थापक कहे जाते हैं। मॉडर्न चाइना के संस्थापक सन यात सेन ही कहे जाते हैं, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। सन यात सेन की प्रारंभिक शिक्षा और सन यात सेन का जीवन अत्यंत ही कठिनाई में बीता। वे एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। उन्होंने बचपन में क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ाई की और यहीं पे वो डेमोक्रेसी और ईसाई धर्म से परिचित हुए। आगे की पढ़ाई में उन्होंने डॉक्टर की पढ़ाई की, चिकित्सक बने, फिजिशियन बने, और उनकी ये डॉक्टर की पढ़ाई भविष्य में चीन के लिए वरदान साबित हुई। सन यात सेन हमेशा से इस बात के प्रति चिंतित रहते थे कि किस तरीके से चीन का विकास हो, किस तरीके से चीन एक डेवलप कंट्री के रूप में आए। इन चीज़ों पे हमेशा वो ध्यान रखते थे, इसलिए उन्होंने तीन बातों पर विशेष ध्यान दिया। उनके तीन कार्यक्रम थे। दीज वर सन, मिन, चुई। सन नेशनलिज्म, मिन इट मीन्स the democracy government, and Chui it means socialism. Three word. उनका कार्यक्रम तीन सिद्धांत सन, मिन, चुई के नाम से मशहूर है। ये तीनों सिद्धांत राष्ट्रवाद, इसका अर्थ था मांचू वंश जिसे विदेशी राजवंश के रूप में देखा जाता था, को सत्ता से हटाना, साथ ही अन्य साम्राज्यवादियों को हटाना। जो चाइना में इम्पेलिस्ट अप्रोच के लोग थे या इम्पेलिस्ट थे, उनको चाइना से बाहर निकालना। मांचू डायनेस्टी जो बाहर की डायनेस्टी थी, बाहर का राजवंश था, ऐसा मानते थे चीन में, तो उसकी समाप्ति करना उनका पहला उद्देश्य था। इसके बाद गणतंत्र रिपब्लिक की स्थापना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना करना। समाजवाद, सोशलिज्म जो पूंजी का नियमन करे और जो भू स्वामित्व को बराबरी पर लाए, सबके पास समान जमीन हो, सबके पास समान अधिकार हो, इन चीज़ों पे ध्यान दे। तीन सिद्धांतों पर उन्होंने बंद दिया। द सोशल एंड द पॉलिटिकल सिचुएशन continued to be unstable on 4th May 1919, an angry demonstration was held in Beijing to protest against the decision of the post-war peace conference. Despite being an ally of the victorious side led by Britain, China did not get back the territories seized from it. The protest became a movement. It galvanized through modern science, democracy, and nationalism. Revolutionaries called for driving out the foreigners who were controlling
the country's resource to remove the inequalities and reduce poverty. They advocate reforms such as the use of simple language in writing, abolishing the practice of food binding, and the subordination of women, equality in the marriage, and economic development to end poverty. After Republican Revolution, the country entered a period of turmoil. The Kuomintang, the National People's Party, and the CCP emerged as a major force striving to unite the country and bring stability. माय डियर, अभी तक हम लोगों ने देखा कि सन्यास सेन ने किस तरीके से अपने 3 सिद्धांत सन मेनचुई को दिया, जिसमें 3 बातों पर उन्होंने ध्यान दिया। एक, विदेशियों को अपने देश से बाहर निकालना, दूसरा, देश में समाजवाद की स्थापना करके सब में इक्वलिटी लाना, और तीसरा, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी। अब इसके बाद सामाजिक और राजनीतिक हालात चीन के स्टेबल नहीं रहे। इन सब सुधारों के बाद भी चीन एक व्यवस्थित कंट्री के रूप में अपने को स्थापित नहीं कर पाया। 4 मई 1919 में बीजिंग में युद्ध के बाद की जो शांति पर एक सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया गया, जिस पर खूब सारे विरोध प्रदर्शन किए गए। हालांकि चीन ब्रिटेन के नेतृत्व में हुई जीत में विजयी देशों का सहयोगी था, पर उससे हथिया लिए गए उसके इलाके वापस नहीं मिले। यह विरोध आंदोलन में तब्दील हो गया। उसने एक पूरी पीढ़ी को, उसने चीन की एक पूरी जो जनरेशन्स थी, उनकी जो ट्रेडिशंस थी, उस पर हमला करने के लिए प्रेरित किया, और चीन को आधुनिक विज्ञान, लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के जरिए बचाने की मांग की गई। क्रांतिकारियों ने देश के संसाधनों पर कब्जा जमाए, विदेशियों को भगाने, असमानताएं हटाने और गरीबी कम करने का नारा दिया। उन्होंने लेखन में एक ही भाषा का इस्तेमाल, पैरों को बांधने की प्रथा और औरतों को अधीनस्थ या औरतों को सबऑर्डिनेट या औरतों को सप्रेस करने का जो सिस्टम था उसको समाप्त करने की व्यवस्था की। शादी में, मैरिज में औरतों को बराबर का सम्मान, गरीबी खत्म करने के लिए आर्थिक विकास जैसे सुधारों की वकालत की। गणतांत्रिक क्रांति के बाद, रिपब्लिकन रिवॉल्यूशन के बाद देश में उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। कुओमिंतांग नेशनल पीपुल्स पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी देश को एकताबद्ध करने, देश को संगठित करने और देश में स्टेबिलिटी लाने के लिए युद्ध के दिनों में 2 महत्वपूर्ण ताकतों के रूप में उभरी। Sun Yat-sen, the social and the political situation continued to be unstable. On 4th May 1909, an angry demonstration was held in Beijing to protest against the decision of the post-war peace conference, despite being ally of the victorious side led by Britain. China did not get back the territory seized from the protest became the movement. It galvanized a whole generation to attack tradition and to call for saving China through the modern science, democracy, and nationalism. The revolutionaries called by driving out the foreigners who were controlling the country's resources to remove inequalities and reduce poverty. They advocate reform such as the use of simple language in writings, abolishing the practice of food binding and the subordination of women, equality in the marriage, and economic development to end poverty. After the Republican Revolution, the country entered a period of turmoil. The Kuomintang, the National People's Party, and CCP emerged as major forces striving the unity of country and bring stability.
My dear, Sun Yat-sen ideas become the basis of the political philosophy of the Kuomintang. They identified the four great needs as clothing, food, housing, and transportation. After the death of Sun Yat-sen, Chiang Kai-shek, 1887 to 1975, emerged as a leader of the Kuomintang as he launched the military campaign to control the warlords, regional leaders who had usurped authority and eliminate the communist. He advocated as a secular and the rational this worldly Confucianism, but also sought to militarize the nation. The people, he said, must develop a habit and an instinct for unfilled behavior. He encouraged women to cultivate the four virtues: chastity, appearance, speech, and work, and recognize their role as confined to household. Even the length of hemlines was prescribed. The Kuomintang social base was the urban area. Industrial growth was shown and limited. सन यात सेन के विचार गोमिंतांग के राजनीतिक दर्शन के आधार बने, पॉलिटिकल फिलॉसफी का आधार बना। सन यात सेन ने कपड़ा, खाना, घर और परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, इन चार बड़ी जरूरतों को रेखांकित किया। सन यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमिंतांग के नेता बनकर उभरे और उन्होंने सैन्य अभियान के जरिए, मिलिट्री एक्सपेंडेशन के जरिए, मिलिट्री कैंपेन के जरिए उन्होंने वारलॉर्ड्स को समाप्त किया। ये वारलॉर्ड्स स्थानीय नेता थे जिनके पास अपनी जमीन होती थी, स्थानीय नेता जिन्होंने सत्ता छीन ली थी। इनको उन्होंने पराजित किया, अपने नियंत्रण में किया और साम्यवादियों को खत्म कर डाला। उन्होंने सेकुलर और विवेकपूर्ण यथार्थवाद, कन्फ्यूशियस वाद के हिमायती बने। लेकिन साथ ही साथ चियांग काई शेक ने चीन का सैन्यीकरण करने की भी कोशिश की। उन्होंने कहा कि लोगों को एक समान व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का अपने अंदर विकास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को एक यूनाइटेड वे से, एक एकताबद्ध रूप से व्यवहार की प्रवृत्ति और आदत का विकास उन्हें करना चाहिए। महिलाओं में उन्होंने सुधार की बात की और चार वर्च्यूज की बात की जो हर महिला के अंदर, हर वीमेंस के अंदर होनी चाहिए: चैस्टी, अपीयरेंस, स्पीच एंड वर्क। चार बातों पर उन्होंने बल दिया। उनकी भूमिका को घरेलू स्तर पर ही देखने पर जोर दिया। यहां तक कि उनके कपड़ों की किनारियों की लंबाई भी चियांग काई शेक ने प्रस्तावित की। द कुओमिंतांग सोशल बेस वॉज इन अर्बन एरिया। कुओमिंतांग की सामाजिक आधार शहरी इलाकों में था। औद्योगिक विकास धीमा और गिने चुने क्षेत्र में ही था। शंघाई जैसे शहरों में 1919 में औद्योगिक मजदूर वर्ग उभर रहा था और उसकी संख्या 5 लाख थी। लेकिन इनमें से केवल कुछ प्रतिशत मजदूर ही जहाज निर्माण और आधुनिक उद्योगों में काम कर रहे थे। ज़्यादातर लोग नगण्य, शहरी या सियाओ सिमिन व्यापारी और दुकानदार थे। शहरी मजदूर, खासतौर से महिला और बहुत कम वेतन प्राप्त करने वाले जो वर्कर्स थे, उनकी संख्या अधिक थी। जैसे जैसे इंडिविजुअलिज्म या व्यक्तिवाद बढ़ा, महिलाओं के अधिकार, परिवार बनाने के तरीके और प्यार मोहब्बत की चर्चा, इन सब विषयों पे लोगों का सरोकार बढ़ा, लोगों की उत्सुकता, लोगों के अंदर ये विचार आया कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। माय डियर, व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट author want to inform you, कहता है द कुओमिंतांग social base was in urban area. Industrial growth was slow
and limited in cities such as Shanghai, which became the center of modern growth by 1919, and industries working class had appeared, the, the numbering of 5 lakh of these, however, only a small percentage were employed in the modern industries such as the shipbuilding. Most were petty the urbanities, Xiao Simin, traders and shopkeepers. Urban workers, particularly women, earned very low wages. Working hours were long and condition of work bad. As individualism increased, there was a growing concern with women's rights, way to build the family and discussion about love and romance. जैसा कि मैंने कहा कि अब लोग सोचने लगे थे, जो शहरी इलाकों में थे वो लोग, जो शहरी मजदूर, खासतौर से महिलाओं को बहुत कम वेतन मिलता था, लेकिन काम करने के घंटे बहुत लंबे हो गए थे और काम की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब थी। जैसे जैसे लोगों में अपने अधिकारों के प्रति अवेयरनेस बढ़ा, जैसे जैसे लोगों के अंदर इंडिविजुअलिज्म की भावना बढ़ी, महिलाओं के अपने अधिकार, परिवार बनाने के तौर तरीके और क्या कहता है द वीमेंस राइट, वे ऑफ बिल्ड द फैमिली एंड डिस्कशन अबाउट द लव एंड रोमांस की बातें होने लगी। Social and cultural change was helped along by the separate of schools and universities. Peking University was established in 1902. Journalism flourished, reflecting the growing attraction of this new thinking. The popular Life Weekly, edited by Zhao Taofin, is representative of this new trend. It introduced the reader to new idea as well as to leaders such as Mahatma Gandhi and Kemal Ataturk, the modernist leader of Turkey. Its circulation increased rapidly from just 2000 in 1926 to massive 2 lakhs copy in 1933. सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आने से चीन में स्कूल और विश्वविद्यालयों का विकास हुआ, यह अधिक संख्या में फैलने लगे। पिकिंग यूनिवर्सिटी की स्थापना 902 में हुई। पत्रकारिता फली फूली, जो इस नई सोच के प्रति आकर्षण का आईना थी। साउथ ऑफ फेम द्वारा संपादित उनकी लोकप्रिय जनरल्स लाइफ वीकली इस नई विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती थी। लाइफ वीकली ने अनेक नए विचारों को अपने अंदर समेटा। लाइफ वीकली ने अपने पाठकों के लिए विचारों से साथ ही साथ गांधी और तुर्की के आधुनिकता पसंद नेता कमाल अतातुर्क जैसे नेताओं से अवगत कराया। इसका वितरण 1926 में जर्नल्स जो डिस्ट्रीब्यूट होती थी, सर्कुलेशन जो था इसका वो 1922 में 1926 में 2000 तक थी, लेकिन 1933 तक आते आते 2 लाख प्रतियां इसकी मार्केट में बिकने लगी। देश की एकीकृत करने की अपनी कोशिशों के बावजूद कुमिनतांग अपने संकीर्ण सामाजिक आधार और सीमित राजनीतिक दृष्टि के चलते असफल हो गया। सन्यास सेन के कार्यक्रम का बहुत अहम हिस्सा पूंजी का नियमन और भूमि अधिकारों में बराबरी लाना कभी अमल में ही नहीं आया, क्योंकि पार्टी ने किसानों और बढ़ती सामाजिक असमानता की अनदेखी की। उसने लोगों की समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय फौजी व्यवस्था थोपने का प्रयास किया। माय डियर, इफ यू विल रीड दिस पैराग्राफ, author clearly want to inform you that the effort of Sanyas Sen that was failed. The Gumindang, despite its attempts to unite the country, failed because of its narrow social base
and limited political vision. A major plank in Sanyat Sen's program, regulating capital and equalizing land, was never carried out because the party ignored the peasantry and the rising social inequalities. It sought to impose the military order rather than address the problems faced by the people. सन्यास सेन के जो घोषणा पत्र में जो बातें थी चीन के लिए कि हम सभी के लिए इक्वलिटी लाएंगे, सबको समान प्रॉपर्टी में राइट्स मिलेगा, लैंड इक्वलिटी सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबको दी जाएगी, और रेगुलेटिंग कैपिटल एंड इस्टेब्लिशिंग लैंड was never carried out because the party ignored the peasantry. और इससे क्या हुआ? The rising social inequalities. इसके बाद भी सन्यास सेन की पार्टी के चियांग काई शेक ने मिलिट्री की तरफ विशेष ध्यान दिया, अपने देश का मिलिटराइजेशन कर दिया, जिससे लोगों की प्रॉब्लम और बढ़ी, लोग और दुखी हुए। जिन बातों को लेके सन्यास सेन ने अपनी पार्टी कुओमिंतांग पार्टी का गठन किया, जो उनकी अपनी फिलॉसफी थी, जो उन्होंने घोषणाएं की थी, उसी को वो अपने देश में लागू करने में असफल हो गए। उनके सक्सेसर चियांग काई शेक ने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का मानना था कि जो क्रांति होगी, जो रिवोल्यूशन होगा, वो सिर्फ शहरी इलाके में होगा, शहर के लोग ही उसे डेवलप करेंगे, शहर का विकास कर देने से देश का विकास हो जाएगा, ऐसा सोशलिज्म का मानना था। उन्होंने गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उन्होंने अपने उस घोषणा की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, जिसके अनुसार भूस्वामित्व, जमीन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करने की उन्होंने बात की थी, रेगुलेटिंग कैपिटल की बात की थी। उन चीजों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसीलिए सन्यास सेन की कुओमिंतांग पार्टी सत्ता से बाहर चली गई। चियांग काई शेक जो सन्यास सेन के सक्सेसर थे, उन्होंने मूल प्रॉब्लम को दूर करने की जगह चाइना का मिलिटराइजेशन करना शुरू कर दिया, जिससे समस्या और बढ़ गई। आप देखें बढ़ती हुई कीमतों की कहानी, बैल 1937, सुअर 1939, आटे की बोरी 1941, मुर्गी 1943, अंडा 1945, कोयले का टुकड़ा 1947 और पेज 1949। ये एक क्या दिखा रहा है? द स्टोरी ऑफ राइजिंग प्राइस। एक बड़ी चीज 1937 में जो इतना बड़ा चीज मिलता था, 1939 में वो और छोटा हुआ, 1941 में और छोटा हुआ, 1943 में और छोटा हुआ, 1945 में और छोटा हुआ, 47 में और छोटा हुआ, और 1949 तक आते आते एकदम मतलब कीमतें तेजी से बढ़ रही थी, और उसका प्रभाव चीन के ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। माय डियर, ये देख के आप आसानी से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए। गुड बाय एंड टेक केयर।